हाय एवरीवन। तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग और हैप्पी वीकेंड आप लोगों को। आज का प्रॉब्लम है 1061 लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंट स्ट्रिंग। ठीक है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले क्या कि हमारे पास कोई एक स्ट्रिंग दिया हुआ है S1 और S2। क्या मान लेते हैं कि ABC स्ट्रिंग है। ठीक है। और एक है मेरा XYZ। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये कहता है कि जो भी एक पोजीशन पे हैं, ठीक है, तो उनको इक्विवेलेंट मान लीजिए, मतलब कि सेम पोजीशन पे 0 1 2, मतलब कि एक ए और एक्स एक मान लीजिए आप, पी और वाई को एक मान लीजिए, और सी और जेड को एक वैल मान सकते हैं आप लोग। ठीक है। एक तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये कह रहा है कि आपके पास दो स्ट्रिंग्स है और जो सेम पोजीशन पे उनको आप एक मान लीजिए, इक्विवेलेंट है वो, मतलब आप ए को एक्स से रिप्लेस कर सकते हैं, बी को वाई से, वाई को बी से, एंड सी को जेड से, एंड वाई से वर्सा। ठीक है। अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये कह रहा है कि आपके पास इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके आपके पास एक और कोई एक स्ट्रिंग दिया हुआ है जिसको हम लोग कहते हैं बेस str। ठीक है। कोई भी स्ट्रिंग हो सकता है, मान लीजिए कि कोड। ठीक है। तो इसको आपको चेंज करना है इस लॉजिक को यूज़ करके, सच दैट वी क्रिएट अ लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग। लेक्सिकोग्राफिकल क्या होगा, मतलब कि कोई भी स्ट्रिंग जो इससे पहले आता हो या फिर यही रह जाएगा। ठीक है। अब मान लीजिए कि ये आपके पास एक ऐसा केस आ रहा है, ठीक है ना। ठीक है। अब मान लीजिए कि कोई ऐसा केस आता है S1 और S2 का, जिसमें कि A है और B और C है। मान लीजिए कि B है, X है, और ये आपका Y है। तो A इक्विवेलेंट हो गया B से और B इक्विवेलेंट है Y से, उल्टा समझ लीजिए आप अपने से। B X से है और C Y से है। अब नोटिस करिए कि B A के साथ भी इक्विवेलेंट है, B X के साथ भी इक्विवेलेंट है। इस केस में क्या हो जाएगा, ए बी और एक्स ये तीनों आपस में इक्विवेलेंट हो जाएंगे। ये बताया हुआ है आपका ट्रांजिटिविटी जो लॉ दिया हुआ है उसके हिसाब से। ठीक है ना। और सेम लेटर अगर आ जाता है, मान लीजिए कि ए, उस केस में क्या होगा, दोनों सेम ही रह जाएगा। ठीक है। ये प्रॉब्लम है। एक और एग्जांपल लेते हैं इन दोनों को मिला के, मतलब कि पहला स्टेटमेंट जो है और दूसरा स्टेटमेंट जो है ये। तो वही स्टेटमेंट लेते हैं जो प्रॉब्लम में दिया हुआ है। S1 में एक दिया हुआ है मेरे पास स्ट्रिंग पार कर। S2 में दिया हुआ है मॉरिस। ठीक है। मॉरिस से हमको मैन इन ब्लैक याद आ गया, आप बता सकते हैं आपको क्या याद आ रहा है। और एक मेरे पास है बेस स्ट्रिंग। ठीक है। बेस स्ट्रिंग में क्या दिया हुआ है, पार्सर। ठीक है। मतलब कुछ सेट ऑफ लॉज मिलेंगे हमसे, ये सेट ऑफ लॉज बता रहे हैं, उससे हमको इसको चेंज करना है। ठीक है। क्या क्या आ रहा है, सेट्स बन के, सेट कह रहे हैं इस ग्रुप को, जैसे कि ये एक सेट हो गया अपना, ये एक और सेट है, ये एक और सेट है, मतलब ग्रुप जो बन रहा है उसको सेट्स कह रहे हैं यहाँ पे। पी और एम आपस में रिलेटेड है तो एक लिख लेते हैं, पी और एम, हाँ भाई आपस में रिलेटेड है। ए और ओ आपस में रिलेटेड है, आर और आर आपस में रिलेटेड है, ये तो हम लोग समझते ही है। और के और आर आपस में रिलेटेड है, ई और आई आपस में रिलेटेड है, और आर और एस भी आपस में रिलेटेड। तो क्यों ना इसको यहीं पे लिख लेते हैं, मतलब कि आर से भी रिलेटेड है और आर जो है वो एस से रिलेटेड है, तो ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं। तो मेरे पास 4 सेट्स बन के आया। अब इस सेट ऑफ रूल्स जो है, मतलब जो भी सेट्स बना है, इससे क्या हम लोग इसको इससे छोटा कर सकते हैं क्या। पी के लिए कोई रूल है, मतलब पी किसी भी सेट में एग्जिस्ट करता है, इसमें है। ठीक है। पी से हम लोग चेंज कर सकते हैं एम को, एम बना सकते हैं ना, ये लोग रिलेटेड है तो पी से एम बना लेते हैं। ए किसी ग्रुप में है क्या, हाँ। लेकिन ए को अगर चेंज करेंगे ओ में तो लेक्सिकोग्राफिकली एक बड़ा स्ट्रिंग बन जाएगा। अगर ए को किसी छोटे लेटर से ही रिप्लेस करना है, ए से कोई छोटा है नहीं। फिर आता है हमारा आर, आर है किसी में, अच्छा यहाँ पे है। आर को रिप्लेस करते हैं के से, के छोटा है आर से ना, हाँ। तो ए का ए रह गया, फिर के बन गया एस, एस है और वो के से रिप्लेस किया जा सकता है, तो के। ई आई से रिप्लेस हो सकता है क्या, नहीं, मतलब सेट में तो है बट ई से छोटा वैल्यू नहीं है, आई है क्या, नहीं। तो ई को एज इट इज़ रहने देते हैं, आर, आर को फिर के से रिप्लेस कर देते हैं। तो ये मेरा रिजल्टेंट स्ट्रिंग बन जाएगा। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर हो गया होगा आई गेस। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब क्या करते हैं, अप्रोच जानने का कोशिश करते हैं। अच्छा, हम लोग कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करने वाले हैं, आप सोच के बताइए। ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर कौन सा यूज़ करेंगे यहाँ पे। डेटा स्ट्रक्चर आपको याद है, हम बार बार बोल रहे थे कि ये सेट्स है, ये सेट्स है। तो एक बात बताइए, ये सेट और ये सेट आपस में रिलेटेड है, नहीं, दोनों इंडिपेंडेंट है ना। तो आपको डेटा स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है। डिसजॉइंट सेट्स है, बिल्कुल सही। अच्छा, डिसजॉइंट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सेट और ये सेट आपस में रिलेटेड नहीं है, दोनों ही इंडिपेंडेंट है ना। तो इसलिए डिसजॉइंट है बट सेट्स हैं। ठीक है।
डिसजॉइंट सेट्स को कैसे यूज़ करना है आप लोगों को, अगर आपको आइडिया है तो ठीक है, नहीं तो मैं छोटा सा आपको एक एग्जांपल दे लेता हूँ। डिसजॉइंट सेट्स में एक्चुअली होता क्या है कि सेट्स होते हैं छोटे छोटे जिनमें कुछ वैल्यूज़ है। मान लीजिए एक सेट है हमारा ए बी सी, मतलब ये एक ऐसा वैल्यू जो आपस में रिलेटेड है, ठीक है। एक होगा एक्स वाई और जेड, ठीक है। तो इसमें से एक कैंडिडेट वैल्यू होता है जो कि जो रिप्रेजेंट करता है अपने सेट को। यहाँ पे हम लोग याद है कि हर सेट से स्मॉलेस्ट वैल्यू ले रहे हैं, तो इस सेट का स्मॉलेस्ट वैल्यू ए हो गया, इसका एक्स हो गया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, पर अगर कोई ऐसा स्ट्रिंग आए जो कि इन दोनों में रिलेशन बना दे, तो उस केस में इन दोनों को ज्वाइन भी करना पड़ेगा ना। मान लीजिए कि किसी और एक स्टेटमेंट में आ जाता है कि एक्स रिलेटेड है ए से, तो इन दोनों को कंबाइन करना पड़ जाता। तो इन दोनों को अगर कंबाइन कर देंगे, प्लस कर देते हैं, तो ए बी सी डी हमारे पास आता है और एक्स वाई जेड एक नया सेट बन जाता है। अब इसमें कैंडिडेट जो होगा, मतलब जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, ए, तो ये हम लोगों को निकालना पड़ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? तो अब हम लोग क्या करेंगे इस प्रॉब्लम में आते हुए, अप्रोच क्या होगा हम लोगों का कि जब भी कोई भी दो कैरेक्टर्स दिया हुआ है, हम हर पोजीशन पे आइट्रेट करेंगे। सबसे पहले आइट्रेट कर लीजिए और कोई वैल्यू है, मान लीजिए ए और बी, ये वैल्यू है पर्टिकुलर पोजीशन का, S1 का ए, S2 का बी, ठीक है। चेक कर लीजिए कि ये जिस सेट से बिलोंग करते हैं, दो अलग अलग सेट से होंगे, ठीक है, दो अलग अलग सेट से होंगे, तो किसका पेरेंट छोटा है। मतलब यहाँ पे मान लीजिए कि ए और एक्स था, तो ए छोटा था ना, तो वो फाइंड कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट फिर हम लोगों को कंबाइन करना पड़ जाएगा इन दोनों को डिसजॉइंट सेट को मिलाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिलेशन निकल के आ रहा है, ठीक है ना। इन जैसे कि बी और एक्स में, बी का अभी अकेला था तो बी का कैंडिडेट बी ही था, एक्स का एक्स ही था, फिर इन दोनों को कंबाइन करेंगे क्योंकि रिलेशन निकल गया है, तो बी और एक्स कंबाइन होने के बाद बी जो है कैंडिडेट एलिमेंट बन जाएगा। तो बस यही करते जाना है, उससे आपको एक डिसजॉइंट सेट बना लेना है, फिर उसको यूज़ करके आपको इसको चेंज करना है। आई होप प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपका क्लियर हो चुका है, आपको अप्रोच भी क्लियर हो चुका होगा। और एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि डिसजॉइंट सेट जब भी बनाते हैं, मान लीजिए डिसजॉइंट सेट ऐसे है, ये आपके पास एक डिसजॉइंट सेट आ चुका है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यूनियन ऑपरेशन करते हैं या एक ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, जिसमें कि इट्स मान लीजिए डी रिलेटेड है सी से, सी रिलेटेड है बी से रिलेटेड है, तो हम लोग इसको ऑप्टिमाइज़ करके क्या करेंगे, बार बार हम लोग को ये ना करना पड़े, तो एक ऑप्टिमाइजेशन ऐड कर देते हैं कि बी से हो गया, सब मेन एलिमेंट बी से है, तो हम लोग छोटा कर देते हैं इसको। इतना बार ट्रैवल्स करने से अच्छा है कि एक ही बार में कर लो भाई, ठीक है। वो ऑप्टिमाइजेशन आपको कोड में हम आगे बता देंगे, ठीक है ना। और ये हो गया, इसको कहते हैं हम लोग पाथ कॉम्प्रेशन कह देते हैं, ठीक है। और क्या बताना है आप लोगों को, हाँ ये है, मान लीजिए कि आपके पास एक ये था सेट और एक सेट निकल के आया था एक्स वाई और जेड का मेरा, ठीक है। ये एक रिलेशन था, ये रिलेशन था, दोनों का कैंडिडेट एलिमेंट एक्स और ए है, इस एग्जांपल्स का बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। अब जब कंबाइन करने जाएंगे तो z का जो कैंडिडेट एलिमेंट था x, ठीक है, और इसका था a, तो x को हम लोग क्या करेंगे, x को हम लोग क्या करेंगे कि इससे कनेक्ट कर देंगे कि हाँ मेरा भी अब एक कैंडिडेट एलिमेंट है जो कि है a। अब आप देख रहे हैं ना, ये कंबाइन हो चुका है सेम एज दिस वन, तो इसको ऐसे डिसजॉइंट सेट में हम लोग रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, राइट। अब चीज़ इतना क्लियर हो चुका है, आई होप सो। और अगर आप फिर इसको ऑप्टिमाइज़ कर देते, कोड में एक ऑप्टिमाइजेशन भी है मेरा, तो ये कुछ ऐसा बन जाता है, ए एक्स, ए वाई, ए जेड, उसी तरह बी सी और एक डी। ये ऑप्टिमाइजेशन है, ये नहीं भी करेंगे तो चलेगा, बट कोड काफ़ी ऑप्टिमाइज़ हो जाता है। अब हर बार एक्स का निकालना होगा, तो हम लोग यहाँ मान लीजिए कि हमको जेड का निकालना था, तो जेड से वाई, वाई से एक्स, एक्स से ए नहीं जाने की जरूरत पड़ेगा, जेड से डायरेक्ट हम लोग ए तक पहुँच सकते हैं। ये है डिसजॉइंट सेट का कॉन्सेप्ट। चलिए अब कोड की तरफ वापस बढ़ते हुए, कोड में क्या दे रहा है, कोड में मेरा क्या है कि यहाँ पे दिया हुआ है ये चीज़, डिस्टेंस स्ट्रिंग दिया हुआ है जो हम लोग को रिटर्न करना है, ठीक है। स्मॉलेस्ट ये फंक्शन का नाम है, S1 S2 जो वहाँ पे था, और बेस str दिया हुआ है, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं हम लोग, सबसे पहले ये जो है एक कोई बना लेते हैं हम लोग, कोई एक यहाँ पे, मतलब कि ये पार्ट ऑफ द कोड जो है ये आपका, मतलब कि हम लोग यूनिवर्सल कोड है, ठीक है ना, जो सब एक्सेस करेगा। एक पेरेंट बना लेते हैं इन टाइप का एरे जो है 26, ठीक है। ये क्या स्टोर करेगा, वही
सबका पेरेंट्स को स्टोर करेगा। पेरेंट्स क्या कर रहे हैं कि कौन किससे रिलेटेड है, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, ठीक है, हम आगे बता देंगे, पेरेंट का यूज़ आपको समझ में आ जाएगा। फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 26, आई प्लस प्लस, इनिशियलाइज कर लेते हैं इसको कि पेरेंट ऑफ आई जो है इक्वल टू आई है। अच्छा, इसको क्या हम बताना चाह रहे हैं वो देख लीजिए। बी का पेरेंट हम लोग कह रहे हैं यहाँ पे, बी का पेरेंट जो है वो ए है, छोटा वैल्यू, छोटे वैल्यू को हम लोग पेरेंट कह दे रहे हैं। सी का पेरेंट वैल्यू डी ए है, डी का पेरेंट वैल्यू ये है। जेड का पेरेंट वैल्यू इनिशियली वाई है, वाई का पेरेंट वैल्यू एक्स है एंड एक्स का अब ए है। लेकिन जब ये चेंज कर दे रहे हैं तो सबका पेरेंट वैल्यू देख रहे हैं, सबका बाप ए है, सबका बाप ए है। चेंज करने के बाद तो पेरेंट वैल्यू बस उसको ही कहा जा रहा है। और यहाँ पे देखिए कि हम इंटीजर टाइप का वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो आपका दिया हुआ है क्या, कैरेक्टर के फॉर्म में ना, ये कैरेक्टर्स हैं, तो इसको चेंज कैसे करेंगे वो भी हम लोग आगे देख लेते हैं। इनिशियली ऐसे मान के चलिए कि मेरे पास 26 जो लेटर्स होता है ए बी सी डी और जेड तक ऐसे करके, तो इसको 0 कह दे रहे हैं, इसको 1 कर दे रहे हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। बस वही है, ए को रिप्रेजेंट करना है तो 0 से करेंगे, ठीक है। चलिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट में वापस आते हैं। तो अभी हम लोग ये बोल रहे हैं कि सब लेटर्स अपने ही पेरेंट है, मतलब ए का पेरेंट क्या है, ए है, बी का पेरेंट बी है एंड सो ऑन, ठीक है। इसलिए हम लोग इनिशियलाइज कर रहे हैं आई, पेरेंट ऑफ आई इक्वल टू आई से ही, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करते हैं हम लोग कि S1 और S2 में आइट्रेट करते हैं। फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन S1 डॉट लेंथ। अच्छा, S1 और S2 का लेंथ सेम है तो कोई भी यूज़ कर सकते हैं आप लोग, आई प्लस प्लस। हाँ, अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं कि मान लेते हैं कि इंट जो है ए है, ठीक है, इंट ए है, मान लीजिए S1 का आई माइनस ए कर लेते हैं, ठीक है। इंट बी जो है S2 का आई है, उसमें माइनस ए कर लेते हैं, ठीक है। इसको समझने के लिए अगर ये ए होता तो ए माइनस ए क्या होता, 0, अगर ये बी होता तो बी माइनस ए क्या हो जाता, 1। तो यहाँ से हम लोग इंटीजर में कन्वर्ट कर लें ताकि इंडेक्सेस को हम लोग एक्सेस कर पाएँ, ठीक है। और हमारा एक मेन फंक्शन है माई यूनियन, क्या काम करेगा वो आगे देखेंगे। उसमें इस ए और बी को पास करवा लेते हैं, ठीक है। चलिए बढ़िया है, ये हो गया। और फिर इस कोड पे वापस आएंगे, अभी इसको छोड़ दीजिए, अभी इस पे वापस आने वाले हैं। तो उसके बाद आगे का इसको कंप्लीट करेंगे तो आपको क्लियर कट आइडिया लगेगा, ठीक है। चलिए, इंट पेरेंट था मेरे पास, यहीं पे हम क्या करते हैं कि अपना एक फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है, फाइंड पेरेंट बोल के, जो कि किसी भी वैल्यू का पेरेंट फाइंड करेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे z का पेरेंट होता था x के बाद a, तो z का अब पेरेंट हो गया है a। तो ये दिखाने के लिए, पता करने के लिए एक फंक्शन बनाते हैं फाइंड पेरेंट, ठीक है ना। उसमें पास कर देते हैं ये वैल्यू कि कोई इंडेक्स है ये p, उसका वैल्यू हमको निकाल के दो, ठीक है। अगर इफ़ p इक्वल टू पेरेंट ऑफ p, ये इनिशियल केस मेरा ये हो जाता है, मतलब a का पेरेंट a ही है, b का पेरेंट b है, उस केस में क्या रिटर्न कर दो, चुपचाप से p को रिटर्न कर दो। हाँ, तो उसका मतलब और कोई पेरेंट है ही नहीं, ठीक है। अदरवाइज़ एक मतलब हम लोग स्टोर कर लेते हैं टॉप पेरेंट, जो सबका ही पेरेंट है, ठीक है। और एक टेम्परेरी वेरिएबल बना लेते हैं जो कि p का वैल्यू स्टोर करे, ठीक है ना। अब एक लूप चलाते हैं जब तक कि पेरेंट ऑफ p सेम ना हो जाए p के, ठीक है। पेरेंट ऑफ p सेम ना हो जाए p के, जो ये इनिशियल केस था बस वही है। मतलब कि हम लोग यहाँ पे मूव कर रहे हैं z y x, a का पेरेंट a ही है, तो ऐसे ऐसे हम लोग ऊपर जाएंगे तब तक जब तक कि सेम नहीं हो जाए, a का पेरेंट a ही है, ठीक है। अब वापस आते हैं कोड पे, तो फिर आगे क्या करना है, फिर अब क्या करिए कि टॉप पेरेंट जो है उसको अभी स्टोर कर लीजिए एज पेरेंट ऑफ p, ठीक है। और p को बना दीजिए अपना ही पेरेंट ताकि ये उस ट्री में ऊपर जाए, ठीक है। और ऐसे करते रहिए। अब हमारे पास टॉप पेरेंट निकल के आ गया है, जो उस पूरे ग्रुप का जो हेड है, जो कैंडिडेट एलिमेंट है टॉप पेरेंट, वो निकल के आ गया, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है, याद रखिएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, एक ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। कौन सा ऑप्टिमाइजेशन, हम आपको पहले ही बता चुके हैं, क्या
कि जब भी पेरेंट निकल चुका है तो उसका ये पेरेंट था, ये पेरेंट था, ये पेरेंट था, तो क्यों ना हम लोग उसको स्मॉल कर लें, मतलब ए का पेरेंट इसको बना दें, क्योंकि ये सबसे स्मॉलेस्ट है, तो ऑप्टिमाइज़ करने के लिए इसी को सबका पेरेंट बना देते हैं। तो उसके लिए एक और लूप चला लेंगे वापस से, सिमिलर लूप होगा। क्या है ऑप्टिमाइजेशन आपका? माइजेशन क्या है आपका कि वही सेम वाइल पेरेंट ऑफ पी नॉट इक्वल टू पी है, ठीक है, टेम्प इक्वल टू पेरेंट ऑफ पी, ठीक है। ये जो पेरेंट ऑफ पी है ना वैल्यू, इसको हम लोग टॉप पेरेंट से कनेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है, और पी को वापस हम लोग टेम्प कर दे रहे हैं ताकि वो अपने नेक्स्ट पेरेंट के पास जा सके। ये हो गया, और हम लोग रिटर्न कर दे रहे हैं यहाँ पे, हम लोग क्या रिटर्न करेंगे? टॉप पेरेंट, ठीक है ना। ये फंक्शन हम लोग को पेरेंट का वैल्यू निकाल के दे रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये। अब ये तो हो गया, अब दो वैल्यूज़ हैं हमारा, ठीक है, अब दो वैल्यूज़ हैं हमारा मान लीजिए, ठीक है, तो उसका हम लोग को यूनियन करना होगा, ठीक है। यूनियन क्यों? कनेक्ट करने के लिए, मतलब दो अलग अलग वैल्यूज़ आ रहा था ना, इंडिविजुअल वैल्यूज़, तो उसको कनेक्ट करने के लिए। क्यों? कहाँ पे कोड पे उसका यूज़ हम दिखा दे रहे हैं एक एग्जांपल में आपको। मान लीजिए इंट ए और बी है, कब यूज़ हो रहा था? मान लीजिए जब हम लोग का बी और एक्स था ना, ये दोनों अलग अलग वैल्यूज़ है, लेकिन अब ये कनेक्ट करना है, इनको यूनियन कर देना है, ठीक है। ए और बी का यहाँ यूनियन हो गया, यहाँ बी एक्स का यूनियन हो गया, बस इसका काम यही है, इस माई यूनियन फंक्शन का काम यही है, ठीक है। चलिए कैसे काम कर रहा है वो एक बार देख लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इंट ऑफ एक निकाल लेते हैं, पेरेंट ऑफ ए। पेरेंट ऑफ ए कैसे निकलेगा? फाइंड पेरेंट में ए को भेज देते हैं, ठीक है। उसी तरह इंट पेरेंट ऑफ बी में हमारा फाइंड पेरेंट में पी को भेज लेते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है कि अगर मान लीजिए कि दोनों का पेरेंट सेम है, मतलब एक ही में था ऑलरेडी, ठीक है, एक ही सेट में था ऑलरेडी, तो इफ़ पेरेंट ऑफ ए इक्वल टू पेरेंट ऑफ बी था, तो कुछ नहीं करना है, रिटर्न कर जाइए यहीं पे, क्योंकि कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अदरवाइज़ क्या करते हैं कि कुछ वैल्यूज़ कर लेते हैं यूज़, मतलब कि कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेते हैं जो बाद में काम आएंगे। टेम्प, ठीक है, टॉप पेरेंट, ठीक है। अब पेरेंट ए और बी निकल के आ चुका है। इफ़ पेरेंट ऑफ ए जो है स्मॉल है पेरेंट ऑफ बी से, कौन सा वाला केस का बात कर रहे हैं हम, आपको दिखा दें क्या? ये वाला केस, एक्स मान लीजिए जेड के लिए और डी के लिए कर रहे थे, तो इसका पेरेंट एक्स था, इसका पेरेंट एक्स था, ए था, तो पेरेंट ये छोटा है इससे, एक्स से, तो वही वाला कंडीशन यहाँ पे है कि इफ़ पेरेंट ऑफ ए, पहला का पेरेंट छोटा हो जाता है दूसरा से, तो क्या करना है, पहला का पेरेंट अगर दूसरा से छोटा होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि इस पेरेंट ऑफ ये जो था इसको अपना पेरेंट बना लेंगे, बस कोड में वही इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो क्या करते हैं, पेरेंट ऑफ बी को बना लेते हैं पेरेंट ऑफ ए, ठीक है, और पी को स्टोर कर लेंगे बाद के लिए, ये बाद का चीज़ आपको समझ में आएगा। और टॉप पेरेंट जो था यहाँ पे उसको हम लोग बना लेते हैं पेरेंट ऑफ बी। सिमिलरली एल्स केस में क्या करते हैं हम लोग, आप लोग बता दीजिएगा। पेरेंट ऑफ ए को बना देते हैं पेरेंट ऑफ बी, ठीक है। पी को स्टोर करते हैं आगे के लिए, वही ऑप्टिमाइजेशन जो आपको बताए थे ट्री को कि डायरेक्ट कनेक्शन करने के लिए यूज़ पड़ता है, ये वाला, ये करने के लिए हम लोग पी में स्टोर कर ले रहे हैं इसको, ठीक है, कि कौन से ट्री में चेंजेस करनी है, तो बस उसके लिए है पी, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, टॉप पेरेंट, ठीक है, को स्टोर कर लेते कि हाँ भाई पेरेंट ऑफ तेरा ए जो है, पेरेंट ऑफ बी सॉरी वो है तो टॉप पेरेंट, ठीक है। और यहाँ पे सॉरी ये था पेरेंट ऑफ ए होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका एल्स कंडीशन, ठीक है। आप यहीं पे रोक सकते हैं, बट ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं इसको थोड़ा सा। कैसे ऑप्टिमाइज़ करेंगे वो देख लेते हैं।
ऑप्टिमाइजेशन क्या हो सकता है, वही ऑप्टिमाइजेशन है जो हमने पहले किया था, वाइल पेरेंट ऑफ पी नॉट इक्वल टू पी, ठीक है। टेम्प में स्टोर कर लीजिए इस वैल्यू को, पेरेंट ऑफ पी को, पेरेंट ऑफ पी, ठीक है। और फिर ठीक है, और पेरेंट ऑफ पी में डाल दीजिए आप अपना टॉप पेरेंट, ठीक है। और पी को स्टोर कर लीजिए वापस टेम्प से, मतलब अपने पेरेंट जो था उसके ऊपर चले जाइए। तो ये कोड जो है हमारा ये माई यूनियन का है, ठीक है। माई यूनियन कॉल करता है किसको, फाइंड पेरेंट को, फाइंड पेरेंट निकाल के देता है। अब इस इनिशियल कोड पे वापस आते हैं। तो क्या हो चुका है, हमने इनिशलाइज़ किया, हमने सारे का यूनियन कर लिया, जो भी आपस में एक दोनों इक्विवेलेंट वैल्यूज़ थे हमने वो तैयार कर लिया है। तो अब जो हम लोग के पास ये जो वैल्यू दिया हुआ है बेस str, सेकेंड ऑफ द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है उसमें एक बार आइट्रेट करते हैं, ठीक है। बेस str में जाते हैं, हर वैल्यू के लिए समझ में आ रहा है, हर वैल्यू के लिए हम लोग पहले निकालने का कोशिश करते हैं उसका पेरेंट, इंट पेरेंट ऑफ एक्स जो है, ठीक है, वो है आपका फाइंड पेरेंट एक्स माइनस ए। इंटीजर में इसको हम लोग चेंज करने के लिए ऐसे लिख रहे हैं, फाइंड पेरेंट को कॉल हो जा रहा है, फाइंड पेरेंट जो भी है इसका पेरेंट हम लोग को बता के यहाँ पे दे रहा है एक्स में। और फिर क्या कर रहे हैं हम लोग, उस एक्स को रिप्लेस कर दे रहे हैं ए, मतलब इंटीजर जो भी स्ट्रिंग ए है प्लस पेरेंट ऑफ एक्स। यहाँ पे पेरेंट ऑफ एक्स अगर 0 है तो a प्लस 0 क्या हो गया, ए 1 होगा तो a प्लस 1 b हो गया, तो उसको x से रिप्लेस कर दे रहे हैं, ठीक है। यही है आपका, ये चेंज कर रहा है। और फिर इसको हम लोग रिटर्न कर दे रहे हैं किसको, बेस str को, मतलब इसी में हम लोग स्ट्रिंग चेंज कर दिए, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है बट आप लोग समझ सकते हैं, आप लोग इंटेलिजेंट हो काफ़ी, ठीक है ना। तो इस कोड की, मेरी ये जो कोड है मेरा, ठीक है, इसका कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ऑर्डर ऑफ n, ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, ऑर्डर ऑफ n। ये वर्स्ट केस में है, अगर कोई ऐसा रिलेशन बन जाता है ए बी से करके z के साथ, ठीक है, उस केस में। अदरवाइज़ ये बहुत ऑप्टिमाइज्ड कोड है, आप इसको सबमिट करिए, 0 ms में सबमिट होगा, ये 0 ms में, मेरी गारंटी है। कोड लिंक्स में है, ठीक है, कोड जो है वो लिंक में दे दिया गया है नीचे कमेंट सेक्शन में, तो आप जाके उसको देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, काफ़ी लंबा वीडियो है तो पेशेंटली देखें, आपको सब समझ में आएगा। चलिए कल मिलते हैं, बाय।